नमस्ते। आज मैं मनोविज्ञान की पुस्तक जो 12वीं कक्षा की है, उसके द्वितीय अध्याय पर चर्चा करूँगी। ये अध्याय है आत्म एवं व्यक्तित्व। तो आत्म एवं व्यक्तित्व के अंतर्गत जितनी चीज़ें आती है, इसे हम पार्ट वाइज बताते चलेंगे और अंत में प्रश्नों को भी हल करते चलेंगे। तो देर न करते हुए हम शुरू करते हैं आत्म एवं व्यक्तित्व से संबंधित इस अध्याय का। यहाँ हम देख रहे हैं आत्म एवं व्यक्तित्व क्या है। मैं इसे थोड़ा सा एडजस्ट कर देती हूँ। आत्म एवं व्यक्तित्व में हम देखेंगे सबसे पहले कि आत्म क्या है। हम अपने आप को कैसे परिभाषित करते हैं, यह आत्म है। व्यक्ति के व्यवहार का स्थिर स्वरूप उसके व्यक्तित्व का प्रतिनिधित्व करता है। आत्म एवं व्यक्तित्व का तात्पर्य उन विशिष्ट तरीकों से है जिनके आधार पर हम अपने अस्तित्व को परिभाषित करते हैं। ये ऐसे तरीकों को भी इंगित करते हैं जिसमें हमारे अनुभव संगठित एवं व्यवहार में अभिव्यक्त होते हैं। सामान्य रूप से जब हम किसी चीज का निरीक्षण करते हैं तो देखते हैं कि विभिन्न प्रकार के लोग अपने बारे में अलग अलग विचार रखते हैं। ये विचार व्यक्ति के आत्म का प्रतिनिधित्व करते हैं। हम यह भी जानते हैं कि स्थिति विशेष में लोग भिन्न तरीके से व्यवहार करते हैं, किंतु एक व्यक्ति विशेष का व्यवहार एक स्थिति में दूसरी स्थिति की अपेक्षा अगर स्थिर होता है तो व्यक्ति के व्यक्तित्व का व्यवहार का यही अपेक्षाकृत स्थिर स्वरूप उस व्यक्ति के व्यक्तित्व का प्रतिनिधित्व करता है। अब हम देखें कि एक आपने अनेक व्यक्तियों को देखा होगा, कमोबेश उनका एक ढांचा होता है, लेकिन व्यक्ति के अंदर जो स्वरूप है यह बिल्कुल ही नितांत है, उसका अपना है, ये उसे प्रदर्शित कर रहा है। यहाँ हु एम आई यानी मैं कौन हूँ अगर देखते हैं तो यहाँ भी हम वही देख रहे हैं कि यहाँ व्यक्तियों के स्वरूप हैं और हम इसमें देखेंगे कि हमारा स्वरूप उनसे अलग कैसे है, क्योंकि हम अपने आप को बेहतर जान पाते हैं। अब हम आते हैं कि व्यक्तिगत पहचान क्या है। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है उसकी आत्म की धारणा का प्रकटीकरण भी होता जाता है। इसका निर्माण कैसे आरंभ होता है? आत्म के बारे में यानी खुद के बारे में, स्व के बारे में बच्चे की जो धारणा होती है उसे स्वरूप देने में उसके माता पिता, तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, मित्र, शिक्षक, अन्य महत्वपूर्ण लोगों की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। दूसरे लोग के साथ जब हम अंतःक्रिया करते हैं तब हम जो अनुभव करते हैं और इन्हें जो हम अर्थ प्रदान करते हैं, यही हमारे आत्म का आधार बनते हैं। अतः हमारे अपने अनुभव और दूसरे लोगों के बारे में जो हमारे अनुभव होते हैं उसके आधार पर आत्म की संरचना में परिवर्तन संभव है। अब देखें कि व्यक्तिगत पहचान क्या है। व्यक्तिगत पहचान से तात्पर्य, यहाँ टाइपिंग मिस्टेक है, व्यक्ति के उन गुणों से भिन्न है जो उसे अन्य दूसरों से भिन्न करते हैं। एक व्यक्ति कौन है, कहाँ है, कैसा है, उसकी पहचान दूसरों से अलग कैसे हो सकती है। जैसे कोई व्यक्ति अगर ये कहता है कि मेरा नाम, जैसे मैं ही कह रही हूँ कि मेरा नाम नीलाद्री है, तो मैं दूसरे से अलग कैसे हूँ? मैं ईमानदार हो सकती हूँ, मैं गायक हो सकती हूँ, मैं आस्तिक हो सकती हूँ यानी ईश्वर की में यकीन रखने वाली हो सकती हूँ। हो सकता है दूसरे लोगों में ये बात नहीं दिखे। तो इसलिए हम कहेंगे कि ये मेरी व्यक्तिगत पहचान है जो मुझे दूसरों से अलग करती है। देखिए एक व्यक्ति है, एक उसका ये अंगूठा है, तो ये तो जैविक पहचान की बात आ गई। हर किसी के ये चिन्ह, अंगूठे का चिन्ह अलग होता है। और अगर हम इसे थोड़ा मैं यहाँ लाऊं और देखिए कि व्यक्तित्व की पहचान जब
व्यक्तिगत रूप से हमें पहचान करते हैं, तो उनमें किन-किन चीज़ों का समावेश होता है। वैल्यूज़, आप किन मूल्यों में यकीन रखते हैं? आपकी आदतें कैसी है? आपकी पर्सनैलिटी यानी व्यक्तित्व कैसा है? आपकी शारीरिक संरचना कैसी है? आपके लक्ष्य क्या हैं? आपकी भावनाएँ कैसी है? आपके विश्वास, आपके करियर, आपकी रुचि, आपके सपने, आपकी योग्यता, आपके सिद्धांत, ये सभी मिलकर व्यक्तित्व की व्यक्तिगत पहचान को क्लियर करते हैं। सामाजिक पहचान। सामाजिक पहचान से तात्पर्य व्यक्ति के उन पक्षों से है जो उसे किसी सामाजिक अथवा सांस्कृतिक समूह से संबंध करते हैं या ऐसे समूह से उत्पन्न होते हैं। देखिए, यहाँ कई लोग हैं, इनके बीच मान लेते हैं कि ये जो व्यक्ति है ये मैं हूँ। तो मैं किस तरह से इस समूह में या समाज में अपनी पहचान को जाहिर कर सकती हूँ? इसे हम इस तरह से देखते हैं कि जब कोई कहता है कि मैं हिंदू हूँ या मुस्लिम हूँ, ब्राह्मण हूँ, कुछ भी हूँ, तो वह अपनी सामाजिक पहचान यानी सामाजिक अनन्यता की ही जानकारी देता है। आत्मगत एवं वस्तुगत स्वरूप। जब आप ये कहते हैं कि मैं जानता हूं कि मैं कौन हूं, तो यहाँ आप अपना वर्णन आत्मगत रूप में कर रहे हैं। जब आप कहते हैं कि मुझे जाना जा सकता है, तब यह आत्म का वस्तुगत स्वरूप है। इसे मैं थोड़ा सा और क्लियर कर दूं कि अपने बारे में जब मैं खुद बताती हूँ, तो इसमें हो सकता है कि मैं अपने बारे में बढ़ा चढ़ा कर बताऊं, तो इसमें थोड़ी आत्मनिष्ठा का भाव आ जाता है। तो हम इसे कहेंगे कि यह आत्मगत स्वरूप है। लेकिन जब मुझे दूसरे आंकते हैं, दूसरे मुझे अपने तरीके से जानने की कोशिश करते हैं, तो वह किसी भी चीज से मेरे से प्रभावित नहीं होता है, मेरे सोचने के तरीके से प्रभावित नहीं होता है। अतः यह वस्तुगत स्वरूप है। व्यक्तिगत आत्म। अब हम देखें कि व्यक्तिगत आत्म क्या है। आत्म के विभिन्न रूप होते हैं। आत्म के इन विभिन्न रूपों का निर्माण भौतिक एवं सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरणों से होने वाली हमारी अंतःक्रियाओं के परिणाम स्वरूप होता है। जब आत्म के मूल तत्व पर हमारा ध्यान आकृष्ट होता है, कैसे? अगर एक छोटा बच्चा भूख लगने पे रोता है, तो हमें यह एहसास होता है कि शायद ये भूखा है। हम एक चॉकलेट के लिए भूख का अनुभव कर सकते हैं, लेकिन अगर कोई जानवर है, पक्षी है, तो उसके लिए हम भूख का अनुभव नहीं कर सकते। व्यक्तिगत आत्म और सामाजिक आत्म के बीच भेद होता है। यहाँ हम व्यक्तिगत आत्म की बात कर रहे हैं। व्यक्तिगत आत्म में एक ऐसा अभिविन्यास होता है जिसमें व्यक्ति मुख्य रूप से अपने बारे में ही संबद्ध होने का अनुभव करता है। जैसे देखें, ये एक चित्र बस जैसे मैंने समझने के लिए दे दिया है कि ये सिर्फ अपने बारे में ही अनुभव करने की कोशिश कर रही है। सामाजिक आत्म। सामाजिक आत्म का प्रकटीकरण दूसरों के संबंध में होता है, जिसमें सहयोग, एकता, संबंधन, त्याग, समर्थन अथवा भागीदारी जैसे जीवन के पक्षों पर बल दिया जाता है। इस प्रकार का आत्म परिवार और सामाजिक संबंधों को जन्म देता है। इसलिए इस संबंध को सामाजिक आत्म का परिचय दूसरों के संबंध में होता है। यहाँ देखिए कि ये सामाजिक स्वरूप है, इसमें हम भी कहीं ना कहीं शामिल हैं। जैसे यहाँ भी उसी तरह है कि बहुत से लोग हैं और हम भी कहीं ना कहीं शामिल हैं। और मैंने पीछे कुछ बातें बताई, वही बातें आगे भी होगी कि इसमें एकता, संबंधन, त्याग ये मैं बता चुकी हूँ। तो इन चीजों का ज्यादा महत्व होता है। इसे हम पारिवारिक या संबंधात्मक आत्म कहते हैं। ये देखिए, ये दो बच्चे हैं। इन दो बच्चों का संबंध देख सकते हैं कि ये कैसी कैसी क्रियाएं कर रहे हैं। तो पारिवारिक या संबंधात्मक आत्म को यह चित्र स्पष्ट करता है। आत्म संप्रत्यय। अब ये आत्म संप्रत्यय की जब बात होती है, तो इसे हम थोड़ा गौर से देखें कि आत्म संप्रत्यय क्या चीज है। जिस प्रकार से हम अपने आप का प्रत्यक्षण करते हैं,
तथा अपनी क्षमताओं और गुणों के बारे में जो विचार रखते हैं, उसी को आत्म संप्रत्यय या आत्म धारणा यानी कि सेल्फ कॉन्सेप्ट कहा जाता है। अति सामान्य स्तर पर अपने बारे में इस प्रकार की धारणा समग्र रूप से या तो सकारात्मक होती है या नकारात्मक होती है। इससे अधिक विशिष्ट स्तर पर एक व्यक्ति अपने शैक्षिक प्रतिभा की अपेक्षा अपने खेलकूद की बहादुरी के प्रति सकारात्मक धारणा रख सकता है। आत्म प्रत्यय व्यक्ति के व्यवहार एवं चिंतन आदि को प्रभावित करता है। इसलिए आत्म प्रत्यय का अर्थ एक व्यक्ति अपने संबंध में क्या अनुभव करता है या मत रखता है उससे है। आत्म संप्रत्यय उसके विचारों पर आधारित होता है। किसी व्यक्ति का आत्म संप्रत्यय उसके विचारों पर आधारित होता है तथा उस व्यक्ति के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण होता है। यह व्यक्ति का केंद्र बिंदु भी होता है। देखिए, एक व्यक्ति अपने आप को देख रहा है, अपने बारे में एक धारणा बना रहा है कि उसकी संरचना कैसी है, उसकी मुस्कान कैसी है, उसकी आंखें कैसी है, वो कैसे सोच सकता है। सेल्फ कॉन्सेप्ट यहाँ भी उसी तरह से है कि व्यक्ति अपने आप को किस तरह व्यक्त कर पा रहा है, उसके मस्तिष्क में कैसी कैसी चीजें चल रही है और इसे वह किस रूप में व्यक्त करेगा। आते हैं अब आत्मसम्मान पर। आत्मसम्मान हमारे आत्म का एक महत्वपूर्ण पक्ष है। व्यक्ति के रूप में हम सदैव अपने मूल्य या मान और अपनी योग्यता के बारे में निर्णय या आकलन करते रहते हैं। व्यक्ति का अपने बारे में यह मूल्य निर्णय ही आत्मसम्मान कहा जाता है। कुछ लोगों में यह उच्च होता है, कुछ लोगों में निम्न होता है। किसी व्यक्ति के आत्मसम्मान का मूल्यांकन करने के लिए उस व्यक्ति के समक्ष विविध प्रकार के कथन प्रस्तुत किए जाते हैं। पूछा जाता है कि किस कथन से वो उनके संदर्भ में सही है और कौन सा कथन उनके संबंध में सही नहीं है। जैसे अगर किसी बच्चे से हम पूछें कि क्या आप गृह कार्य करने में अच्छे हैं, तो या वो बताएगा कि नहीं, मैं अच्छा नहीं हूँ या अच्छा हूँ। तो ये कथन उसके संबंध में बताता है कि उसमें आत्मसम्मान की मात्रा कितनी है। बच्चों में आत्मसम्मान के प्रकार पर बंडूरा ने कुछ बताया था कि उनके आत्मसम्मान में शैक्षिक क्षमता, सामाजिक क्षमता, शारीरिक खेलकूद संबंधी क्षमता और शारीरिक रूप जो आयु के बढ़ने के साथ साथ और अधिक परिष्कृत होता जाता है, अपनी स्थिर प्रवृत्तियों के रूप में अपने प्रति धारणा बनाने की क्षमता, भिन्न भिन्न आत्म मूल्यांकनों को जोड़कर अपने बारे में एक सामान्य मनोवैज्ञानिक प्रतिमा निर्मित करने का अवसर देती है। बंडूरा ने सामाजिक अधिगम के 4 उपाय भी बताए: ध्यान, अवधारणा, पुनः प्रस्तुतिकरण और पुनर्बलन। तो जब हम किसी चीज पर ध्यान देते हैं तो हम उसके संबंध में एक धारणा बना पाते हैं और जब हम इसकी दोबारा प्रस्तुति करते हैं यानी पुनः प्रस्तुति करते हैं तो वह धारणा यानी कि को पुनर्बलन मिलता है और वह मजबूत होती चली जाती है। आत्म सक्षमता, आत्म लोग आत्म सक्षमता को इस संबंध में हम देखें कि यह एक ऐसा पक्ष है जिसमें लोग एक दूसरे से इस बात में भिन्न होते हैं क्योंकि विश्वास है कि वे अपने जीवन के परिणामों को नियंत्रित कर सकते हैं अथवा इसमें कि उनके जीवन के परिणाम भाग्य, नियति अथवा अन्य स्थिति परक कारकों द्वारा नियंत्रित होते हैं। यह अवधारणा बंडूरा के सामाजिक अधिगम सिद्धांत पर ही आधारित है। देखिए, यह बच्चा अपने आप को बहुत बलिष्ठ समझ रहा है। ये बंडूरा, जो अल्बर्ट बंडूरा थे, उनकी तस्वीर है। आत्मनियमन, आत्मनियमन का तात्पर्य अपने व्यवहार को संगठित और मॉनिटर करने की योग्यता से है। जिन लोगों में बाह्य पर्यावरण की मांगों के अनुसार अपने व्यवहार को परिवर्तित करने की क्षमता होती है, वे आत्म परिवीक्षण में उच्च होते हैं। यहाँ देखिए कि एक एक तरफ कहते हैं ना कि कुछ लोग दिल से सोचते हैं, कुछ लोग दिमाग से सोचते हैं। तो किस चीज से सोचना बेहतर होता है? ऑफ कोर्स दिमाग से सोचना ज्यादा बेहतर होता है। दिल आपको भावनाओं की तरफ ले जाएगा, लेकिन दिमाग आपको संतुलित रूप से सोचने में मदद करेगा। यहाँ देखिए कि अलग अलग परिस्थितियों में व्यक्ति की अलग अलग इमोशंस दिख रहे हैं। यहाँ क्रोध है, यहाँ फ्रस्ट्रेशन है, यहाँ उत्तेजना है, खुशी है, शांत है, दुखी है और यहाँ रो रहा है।
आत्मनियंत्रण। यहाँ देखिए कि यह व्यक्ति अपने आप को किस तरह से नियंत्रित कर कर काफी खुश नजर आ रहा है। प्रायः हम अपनी कुछ आवश्यकताओं की संतुष्टि को विलंबित या स्थगित कर देते हैं। हम जब जो चीज चाहते हैं वो नहीं हो पाता, और नहीं हो पाता तो हम दुखी होते हैं। लेकिन अगर हम न होने के बावजूद अगर हम दुखी नहीं होते हैं, तो हम कहेंगे कि हमने आत्मनियंत्रण स्थापित करना सीख लिया है। अपने व्यवहार का प्रेक्षण। अपने व्यवहार का प्रेक्षण इस तकनीक के द्वारा आत्म के विभिन्न पक्षों को परिवर्तित, परिमार्जित अथवा सशक्त करने के लिए आवश्यक सूचनाएं प्राप्त होती है। यहाँ तो ये चित्र थोड़ा बहुत दिख रहा है कि किस तरह से हम अपने जिंदगी में कई क्रियाएं करते हैं, हम उसे परिवर्तित कर सकते हैं। यहाँ देखिए एक दो व्यक्ति बात कर रहे हैं, यहाँ कुछ और है। तो इस तरह से बहुत सी क्रियाएं होती है, उसे हम परिवर्तित कर सकते हैं, उसमें सुधार कर सकते हैं, उसको मजबूत बना सकते हैं, अपने व्यवहार को अच्छी तरह से अवलोकन करके, प्रेक्षण करके। आत्म अनुदेशन। आत्म अनुदेशन में प्रायः अपने आप को कुछ करने तथा मनोवांछित तरीके से व्यवहार करने के लिए अनुदेश देते हैं। ऐसे अनुदेश नियमन से प्रभावी भी होते हैं। एक व्यक्ति कहीं किसी दिशा में जा रहा है, उसे दिशा का ज्ञान नहीं है, तो उसे हम इंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। ये व्यक्ति उसे टॉर्च दिखा रहा है, यानी कि यहाँ ये एक जस्ट संकेत समझ लीजिए कि व्यक्ति ने टॉर्च से प्रकाश डालकर उसे अनुदेशित कर दिया कि तुम इस दिशा की ओर बढ़ो। आत्म प्रबलन। इसके अंतर्गत ऐसे व्यवहार पुरस्कृत होते हैं जिनके परिणाम सुखद होते हैं। अगर आपके मित्र ने परीक्षा में अच्छा निष्पादन किया है, तो वह उसके उसके अभिभावक कह सकते हैं कि तुम फिल्म देखने जा सकते हो। ये तकनीकें लोगों द्वारा उपयोग में लाई जाती है और आत्मनियमन तथा आत्मनियंत्रण के संदर्भ में अत्यंत प्रभावी पाई गई है। अब देखिए, आई लव मी, मैं खुद से प्यार करता हूँ। ये अब आत्म प्रबलन की थोड़ा सा और नीचे से देखें, लगता है कि मैं पहले सोचता हूँ कि अगर एक व्यक्ति है, वो सोचता है कि मैं इस काम को नहीं कर सकता, मैं इस काम को करना चाहता हूँ, मैं इस काम को कैसे करूँ, मैं इस काम को करने की कोशिश करूँगा, मैं इस काम को कर सकता हूँ, मैं इस काम को कर लूँगा, और फाइनली वो कहता है कि मैंने इस काम को कर लिया। यह तो इसे कहते हैं आत्म प्रबलन। और जब वो आत्म प्रबलन को प्राप्त कर लेगा, तो जाहिर है उसे कोई ना कोई पुरस्कार अवश्य मिलेगा। संस्कृति एवं आत्म। आत्म के अनेक पक्ष संस्कृति के उन विशिष्ट रूपों से जुड़े हुए प्रतीत होते हैं जिनमें एक व्यक्ति अपना जीवन यापन करता है। भारतीय सांस्कृतिक संदर्भ में आत्म का विश्लेषण अनेक महत्वपूर्ण पक्षों को स्पष्ट करता है, जो पाश्चात्य सांस्कृतिक संदर्भ में पाए जाने वाले पक्षों से भिन्न होते हैं। भारतीय और पाश्चात्य जो अवधारणा है, उसके मध्य एक महत्वपूर्ण अंतर इस तथ्य को लेकर है कि आत्म और दूसरे अन्य के बीच किस प्रकार से सीमा रेखा निर्धारित की गई है। पाश्चात्य अवधारणा में यह सीमा रेखा अपेक्षाकृत स्थिर और दृढ़ प्रतीत होती है, जबकि भारतीय अवधारणा में आत्म और अन्य के मध्य सीमा रेखा स्थिर न होकर परिवर्तनीय प्रकृति की बताई गई है। इस प्रकार एक क्षण में व्यक्ति का आत्मा अन्य सब कुछ को अपने में अंतर्निहित करता हुआ समूचे ब्रह्मांड में विलीन होता हुआ प्रतीत होता है। पाश्चात्य संस्कृति में आत्म और समूह को स्पष्ट रूप से परिभाषित सीमा रेखाओं के साथ दो भिन्न इकाइयों के रूप में स्वीकार किया गया है। व्यक्ति समूह का सदस्य होते हुए भी अपनी वैयक्तिकता बनाए रखता है। भारतीय संस्कृति में आत्म को व्यक्ति के अपने समूह से पृथक नहीं किया जा सकता, बल्कि दोनों सामंजस्यपूर्ण सहअस्तित्व के साथ बने रहते हैं। दूसरी तरफ पाश्चात्य संस्कृति में दोनों के बीच एक दूरी बनी रहती है। यही कारण है कि अनेक पाश्चात्य संस्कृतियों का व्यक्तिवादी और अनेक एशियाई संस्कृतियों का सामूहिकतावादी संस्कृति के रूप में विशेषीकरण किया जाता है। यहाँ देखिए कि ये पाश्चात्य परिप्रेक्ष्य है, यहाँ व्यक्ति भी है और समूह है, लेकिन दोनों के बीच एक दूरी बनी हुई है।
और भारतीय परिप्रेक्ष्य में देखें कि व्यक्ति है, इसे चारों तरफ से कुछ न कुछ दबाव का तत्व घेरे हुए है, या मान लेते हैं कि कई समूह है, तो व्यक्ति इस समूह से बाहर अपना नहीं जा पाता। तो ये थी भाग 1, आत्म एवं व्यक्तित्व के भाग 1 की कहानी। इसमें कुछ प्रश्न है, मैं ये प्रश्न देखेंगे आप, और इस वस्तुनिष्ठ प्रश्न को हल करने की कोशिश करेंगे। इसे मैं पढ़ने की जरूरत नहीं समझती हूँ। तो ये था आत्म एवं व्यक्तित्व पाठ का पहला भाग। इसे आप देखेंगे और इसे समझते हुए ही हम इसके अगले भाग पर चलेंगे, क्योंकि ये विषय नया होने के साथ साथ ये अध्याय भी नया है। आत्म के कितने पक्ष हो सकते हैं इस अध्याय में बताया गया है। तो अभी आप मुझे दीजिए विदा, और मैं अगले वीडियो के साथ तुरंत उपस्थित होंगी।